अब मैं आपको पीएचडी का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी डिटेल से कि कैसे पीएचडी में एडमिशन होता है वगैरह सब कुछ, तो आप समझे, मुझे सुने मतलब, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन करना, कुछ करना होगा तो। पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस क्या है? सो पीएचडी के एडमिशन के लिए आज के डेट में आपको चाहिए कम से कम पीएचडी ओनली यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें से, ये मिनिमम क्राइटेरियाज बता रही हूँ मैं, यूजीसी नेट एग्जाम से, ठीक है। और जिसने यूजीसी नेट एग्जाम नहीं दिया, तो अगर वो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है तो उस एंट्रेंस एग्जाम से भी जा सकते हैं। और वैसे अगर आपके पास नेट या उसके साथ जेआरएफ होता है तो इन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, या पीएचडी भी होता है तो पीएचडी नेट जेआरएफ होता है तो इनका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके, मैं कह रही हूँ कंसंट्रेट करें, बातें ना करें। अच्छा एग्जाम, क्योंकि फिर मेरे लिंक टूट जाएगा, क्योंकि मैं खुद से दिमाग से लिख रही हूँ, राइट, लिखा हुआ नहीं है ऑलरेडी वो। पीएचडी ओनली एंट्रेंस एग्जाम, यस। इसके बाद इंटरव्यू सबका कंपलसरी होता है, इंटरव्यू होता है ऑल स्टूडेंट्स, सबका ही कंपलसरी होता है। अब इंटरव्यू के लिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं। रिसर्च प्रपोजल को ही कुछ लोग सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर क्लियरली डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस होना चाहिए एग्जैक्टली रिसर्च प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस में, तो रिसर्च प्रपोजल एक्चुअली पीएचडी में एडमिशन से पहले बनता है, और जब एडमिशन हो जाती है देन रिसर्च सिनॉप्सिस बनता है, जो फाइनली अप्रूव होगा तो आप उसके ऊपर पीएचडी करोगे, ठीक है। अगले 3 साल 4 साल जितनी भी देर करनी है तो उतनी देर आप उस सिनॉप्सिस के बेसिस पे पीएचडी करते हो, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि बड़े वाला टर्म पहले यूज कर लेना है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ लोग सिनॉप्सिस भी बोल देते हैं रिसर्च प्रपोजल को भी, बट क्लियर डिफरेंस इज कि पीएचडी में एडमिशन से पहले प्रपोजल होता है, उसके एडमिशन के बाद सिनॉप्सिस बोला जाता है उसको। सिनॉप्सिस हो गया। अब आप इंटरव्यू में सिनॉप्सिस तैयार करके लेके जाते हैं तो बेटर रहेगा हम इंटरव्यू को बाद में रखें, क्योंकि सिनॉप्सिस पहले बनाने पड़ेंगे ना फिर। अब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे 2-3 जगह से ही आएंगे। एक तो जो आप प्रपोजल बना के लेके जाएंगे, दूसरा आपका रिसर्च, तीसरा स्टैटिस्टिक्स जो मैं भी आपको पेड क्लास में कराती हूँ, ठीक है। और आपका जो भी टॉपिक या फिर इंटरेस्ट एरिया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, मान लो कोई करंट अफेयर चल रहा है, अगर ऐसा टॉपिक है जो करंट में चल रहा होता है तो उसके रिलेटेड पूछ लेंगे, बताओ आजकल क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये ही होता है, यानी कि इंटरव्यू में आपको दूसरे सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। पीएचडी के एडमिशन के लिए तो कोई मतलब नहीं है, बाकी पूरा पढ़ाई करनी पड़ती है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई के लिए, ठीक है। पीएचडी के लिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। ये हो गया इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आज की डेट में गाइड का कोई ज्यादा चक्कर पड़ता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर एडमिशन दिया है तो आपको 1 साल के अंदर गाइड दें, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जो सुपरवाइजर होते हैं वो पहले से ही क्लियर होते हैं, पहले मतलब एडमिशन के टाइम पे पता चल जाता है कि आप इनके अंडर जा रहे हो, या फिर कुछ पैनल है तो आपको जाके उनसे पूछना होता है कि कौन से प्रोफेसर के अंदर आपको लिया जाएगा। और अगर ये तब भी डिसाइड नहीं होता तो पहली जब आरएसी होती है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, तब जितने बच्चे बन गए जिनको पैनल गाइड नहीं मिले हैं तो फिर उस टाइम पे आपका सिनॉप्सिस के बेसिस पे गाइड मिलते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में पहले फिर कोर्स वर्क होता है, सिनॉप्सिस होता है, उसके बाद गाइड अलॉट किए जाते हैं। तो ये डिपेंड्स कि गाइड पहले ही अलॉट हो जाते हैं या बाद में होते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस के बाद भी गाइड अलॉट हो सकते हैं। सो यही जो सिलेक्शन के बाद आपका होता है कोर्स वर्क, जो कि कंपल्सरी है। कोर्स वर्क के अंदर 12 क्रेडिट्स
लेना कंपलसरी है, ठीक है, कम से कम 12 क्रेडिट्स। और कोर्स वर्क में जैसे कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी है वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से। मेरी नव क्लासेस पे कोर्स वर्क के भी कोर्सेज अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि हमारे यूजीसी नेट वाला रिसर्च एप्टीट्यूड से थोड़ी सी एडवांस होती है, थोड़ी सी फिलॉसफी वगैरह ये सब चीजें भी उसमें आ जाती है। और रिसर्च एथिक्स, किसी किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एथिक एंड मेथोडोलॉजी का एक ही सब्जेक्ट कर दिया है, किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक या दो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो जिस भी सब्जेक्ट में आप ले रहे हो ना। इसमें ज्यादातर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ ही बिठा देते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किए होते हैं फिर उसके बेस पे, ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। मान लो आप हिस्ट्री के हो तो हिस्ट्री का होगा, म्यूजिक के म्यूजिक का होगा, कॉमर्स के हो तो जो आपका मेन एरिया है उस एरिया के सब्जेक्ट दो चूज कर लेते हैं। तो ऐसे करके कोर्स वर्क हो गया यहाँ पर, ठीक है। एसओपी में इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एसओपी एक पेज का ही होता है। क्वेश्चन एसओपी में नहीं होते, क्वेश्चन इंटरव्यू में होते हैं। एसओपी बेसिकली सिर्फ किसी किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि वो अगर IIM IITs हो तो ये सब एसओपी भी मांगते हैं। मैंने एसओपी की वीडियो बना के दी हुई है, आपके कोर्स के अंदर है। रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में या रिसर्च प्रपोजल कोर्स में एसओपी की भी वीडियो है, उसको देख सकते हैं, बना सकते हो। तुमने बनाया तो था, चेक भी कराया था मेरे से। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बस ये होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इस पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहता हूँ। लेकिन क्वेश्चन सारे फिर रिसर्च प्रपोजल आपने अगर अपने एंड में फिर भी बनाया होगा तो ज्यादा एडवाइजेबल है, बिकॉज उसके अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तुम्हारे टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे। एसओपी में कुछ खास होता थोड़ी है, यूनिवर्सिटी की तारीफ ही कर रहे होते हैं उसमें। तो ये हो गया कोर्स वर्क। कोर्स वर्क के बाद आ जाते हैं हम, कोर्स वर्क के बाद क्या होगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको RDC बोलते हैं, आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटी में RAC बोलने लग गए हैं, ठीक है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बोलने लग गए, हमारी यूनिवर्सिटी में भी RAC बोल देते हैं। फिर आपकी होती है RAC। RAC में क्या होता है, जब फर्स्ट RAC होती है, फर्स्ट RAC यानी कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे आपको अपने सिनॉप्सिस प्रेजेंट करने हैं। तो मैं आपको वैसे रिसर्च प्रपोजल ही रिसर्च सिनॉप्सिस के लेवल का बनवाती हूँ, रिसर्च प्रपोजल रिसर्च मेंटरशिप वाले कोर्स में, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका लेवल क्या है ना। और अगर वो पहले से बहुत अच्छा लेवल का होता है तो फिर इंटरव्यू में इंप्रेशन पड़ता है कि तुम्हें तो पहले ही इतना कुछ आता है, तो फिर आपका सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सिनॉप्सिस जो होते हैं रिसर्च प्रपोजल की तरह रिसर्च सिनॉप्सिस होते हैं, बट थोड़े से सही, ज्यादा अच्छे प्रोफेशनली होते हैं। और इसमें फाइनल होता है आपका टॉपिक। यहाँ पे इंटरनल्स भी होते हैं, एक्सटर्नल्स भी आते हैं आपके टॉपिक के ऊपर, आपसे क्वेश्चनिंग पूछेंगे, आप ये डाटा कैसे लोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, कुछ करेक्शंस कराएंगे, दोबारा रिवाइज सिनॉप्सिस भेजना पड़ेगा अगर आपके ज्यादा गलतियां निकल के आ गई तो, ठीक है। तो अगर अप्रूव हो गया तो एक ही बार में अप्रूव भी हो सकता है। तो फाइनल सिनॉप्सिस जिसके ऊपर आप एक्चुअली रिसर्च करोगे अपनी PhD के आगे 2-3 सालों में, फिर यहाँ से आपकी PhD की शुरुआत होती है। ये कोर्स वर्क हो गया। इसके बाद सबसे अच्छी बात है, इसके बाद तो कोई पेपर ही नहीं देना, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होना, ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम है, ठीक है। अगर आप PhD तक आ रहे हो तो उसके बाद एग्जाम नहीं है, रिसर्च पेपर रिसर्च पेपर रिसर्च पेपर्स लिखने हैं। फिर आपका क्या होगा, आपको आज के डेट में जो चल रहा है 2 कंपल्सरी रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो किस लेवल के रिसर्च पेपर मानती है। कोई कहते हैं कि स्कोपस वेब ऑफ साइंस वाले ही हम एक्सेप्ट करेंगे, और कोई कहते हैं कि पीयर रिव्यूड वाले भी चल जाएंगे, ठीक है। तो उनका लेवल क्या है, SSCI SI SCI कौन से वाले लेवल का वो ले रहे हैं। 2 कंपल्सरी रिसर्च पेपर्स हो गए जो आपको लिखने ही लिखने हैं अपने PhD डोमेन के साथ। PhD में जो आपका टॉपिक है, PhD के एरिया में, डोमेन में, अपने सुपरवाइजर के साथ, सुपरवाइजर, ठीक है। तो सुपरवाइज मतलब इसके ऑथर आपके सुपरवाइजर भी होते हैं, तो ये होता है। 2 कंपल्सरी पेपर है।
और उस ये जब हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि इन पेपर्स के अकॉर्डिंग ही और अपने थीसिस जो लिखते हैं, फिर उसके अलावा हमारा मेजर काम होता है थीसिस का, क्योंकि पीएचडी रुकेगी अगर तो पेपर नहीं पब्लिश हुए तो रुकती है। अच्छा, और क्या क्या होता है और बताए थे। कम से कम 2 कॉन्फ्रेंसेस भी होनी जरूरी है, 2 कम से कम कॉन्फ्रेंस भी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की 2 हो सकती है। वर्कशॉप्स भी अटेंड करनी होती है, वर्कशॉप ड्यूरिंग द पीएचडी के टाइम पीरियड के दौरान ही, ठीक है, उससे पहले बाद वाली जरूरी नहीं है कि इसमें काउंट हो। वर्कशॉप्स भी कंपलसरी होती है अटेंड करनी। डिपार्टमेंट ऑफ डीआरसी आगे आएगा, अभी मैं आरएसी डीआरसी के फुल फॉर्म मैंने वही कहा था, मुझे रोकोगे फिर चेन टूट जाएगी, ले लो तुम। आरडीसी हो गई या रिसर्च डीआरसी हो गई, इनका फुल फॉर्म है रिसर्च डिग्री कमेटी, ठीक है, इनका फुल फॉर्म है रिसर्च डिग्री कमेटी। अब ये भी हो सकती है और आरएसी भी हो सकती है। सो थीसिस आप लिखते हैं, थीसिस मतलब जैसे रिसर्च पेपर कंसाइज में लिखा जाता है, थीसिस पूरा डिटेलिंग में लिखा जाता है, और आपके जो 2 पेपर पब्लिश है उनको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, और आपका पूरा थीसिस जल्दी रेडी हो जाता है। तो ये है पूरी रिसर्च। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वाइवा वॉस। वाइवा वॉस, अच्छा, इस पूरे के बीच में, ये तो पहली आरएसी हुई, ठीक है, इस पूरे थीसिस में बीच बीच में आरएसी एवरी 6 मंथ्स में होती रहती है, हर 6 महीने में आरएसी होती है, और हर 6 महीने में हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें हम यही करते हैं कि भाई मैंने ये वर्कशॉप करी, या मैंने ये रिसर्च पेपर लिखा, या मेरे इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, तो ये सारा कुछ बताना होता है हर बार, हर 6 महीने में, कि 6 महीने में किया गया है, और फिर ये बताते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वाइवा वॉस होता है यहाँ पर 2 रिसर्च पेपर पर ईयर, या पूरे पीएचडी में, पूरे पीएचडी में तो कम से कम कंपलसरी है, और ज्यादा हो तो अच्छी बात है। कुछ ये मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रही हूँ, कुछ अदर यूनिवर्सिटीज है वो कहते नहीं 4 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज भी होता है, बट 2 कम से कम होते हैं पूरे पीएचडी के अंदर, ठीक है। वाइवा वॉस में क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपन डिफेंस। ओपन डिफेंस, अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने आपकी क्लास 2nd पेपर वाली रिस्केड्यूल करी थी, तब मैंने कहा था नहीं यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं वाइवा वॉस के लिए गई थी। जो जैसे मेरे सीनियर पीएचडी जो कर रहे हैं उनका पीएचडी कंप्लीट हो गया, तो वाइवा वॉस में क्या होता है, जो आपने थीसिस लिखे होते हैं वो थीसिस एक्चुअली जाते हैं पहले एक्सटर्नल्स के पास, वो 6 महीने के अंदर अंदर उस थीसिस को रिव्यू करते हैं। अब इससे पहले भी प्री पीएचडी वाइवा वॉस भी होता है। अब मुझे लग रहा है बहुत जल्दबाजी में आ गए हैं वाइवा वॉस पे, पीछे की कहानियां, क्योंकि जब तुम गड़बड़ करते हो ना वो चेन टूट जाती है। इससे पहले प्री पीएचडी सबमिशन होता है, उसको एक्सटर्नल्स चेक करते हैं, और उसके बाद प्री पीएचडी का वाइवा वोस होता है पहले। इसमें आपकी बहुत सारी गलतियां निकलती हैं, और उन गलतियों को सुधार के आप दोबारा अगेन सबमिट करते हो, फाइनल थीसिस सबमिट करते हो। थीसिस बनाए आपने, प्री पीएचडी में डाले, फाइनल थीसिस जाते हैं। थीसिस हो गए, थीसिस नथिंग बट पूरा रिसर्च का अंदर क्या क्या किया वो सारी चीजें ही लिखनी होती है, रिसर्च पेपर की तरह लंबे बड़े होते हैं वो। अब उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग 6 महीने लगा रहे हैं रिव्यू करने के लिए या 1 साल लगा रहे हैं। जब ये अप्रूव हो जाएगा तब आपको पीएचडी फाइनल हो गई, और फिर आपका होगा फाइनल में वाइवा वॉस। वाइवा वॉस जिसको हम कहते हैं ओपन डिफेंस, ओपन डिफेंस। अब ओपन डिफेंस में कोई भी आ सकता है, यानी कि आपके ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, एक्सटर्नल्स, और कोई अदर पर्सन भी आ सकता है बाहर का भी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन डलता है वेबसाइट पे। आपको भी अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइवा वॉस अटेंड करना, आप भी जा सकते हो किसी और के वाइवा वॉस को, अगर आप एक इंटरेस्टेड पार्टी हो, अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हो क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप अपने जो पीएचडी के थीसिस है उसको डिफेंड करोगे, स्लाइड्स होती है, प्रेजेंटेशन देते हो, बताते हो कि इसमें ये क्या था वो क्या था, फिर जो बैठे होते हैं लोग वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सटर्नल आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपको उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर देना है कि आपको क्या लगता है कि
क्यों ये होगा, ये नहीं होगा, मतलब इस तरीके के जवाब देने होते हैं। तो वो जो जवाब देते हो आप, तो उसके बाद फाइनली सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उसके बाद आपको यस मिल जाता है कि नाउ यू आर डॉक्टर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब आप डॉक्टर बन चुके हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और आपको पीएचडी अब मिल जाती है। ठीक है, ये है ओपन प्रेजेंटेशन है, ये प्रॉपर ओपन है, क्योंकि ये इसी को इसीलिए ओपन डिफेंस बोलते हैं। अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप की बात सामने रखना, ये होता है। ठीक है, सो ये चीजें थी। आरडीसी समझ में आ गया, रिसर्च डिग्री कमेटी, या डीआरसी भी बोल सकते हैं, डिग्री रिसर्च, कोई डिग्री रिसर्च बोल देता है। रिसर्च डिग्री कमेटी ही कंपोजिट होती है जिसके अंदर पीएचडी डिग्री के लिए अप्रूवल वगैरह यही देती है। पीएचडी प्रोग्राम ज्यादातर कोर्स वर्क से स्टार्ट होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट यू विल वर्क मोर इंडिपेंडेंटली, अब आप ज्यादा अपने हिसाब से रिसर्चेस वगैरह करते हो, थीसिस लिखते हो, फिर आगे जाके इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है। आपको सुपरवाइजर की सपोर्ट मिलती है, कम से कम एक सुपरवाइजर की। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आप को सुपरवाइजर भी रख लेते हो, एक यूनिवर्सिटी के, और एक एक्सटर्नल भी रख सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी और आपके सुपरवाइजर की नॉलेज के अलावा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, या फिर आपस में बात हो जाती है तो भी आप को सुपरवाइजर भी किसी किसी के अलॉट होते हैं, किसी का वन सुपरवाइजर से भी हो जाता है। सो पीएचडी स्टडी इन इंडिया इज वेरी सिमिलर टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, और बड़ा अच्छा है हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है। वैसे भी पीएचडी के टाइप्स क्या होते हैं, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जैसे आईआईटी आईएम्स होते हैं, इसमें पीएचडी नाम अगर नहीं दिया गया उसको, तो उसको फेलो प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी, मास्टर ऑफ फिलोसफी अब इंडिया में डिसबैंड कर दी है। बाकी फिलोसफी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, पीएचडी की फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। ब्रीफ रेजिलियंस स्केल, बीआरएस फुल फॉर्म। बीआरएस की मीटिंग भी होती है बीच में। ठीक है, बीआरएस भी वही, बीआरएस की मीटिंग भी अगर कोई चेंजेस करने हैं या फिर टाइम टू टाइम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी है, तो वो बीआरएस की मीटिंग भी हो सकती है। तो बीआरएस की फुल फॉर्म क्या है, ब्रीफ रेजिलियंस स्केल। ठीक है, तो वो शॉर्ट में हो जाती है बीच बीच में। देन प्रोग्राम लेंथ डिपेंड करता है, अगर आप रेगुलर मोड पे पीएचडी कर रहे हो, वैसे ना जो पार्ट टाइम भी पीएचडी करते हैं वो भी जल्दी कर सकते हैं, अगर उनके पेपर पब्लिश हो गए, रिसर्च पेपर। सब खेल रिसर्च पेपर्स का है। ठीक है, रेगुलर मोड में माना, लेकिन ऑफिशियली जो कितना टाइम आपको दिया जाता है, रेगुलर मोड पे आपको टाइम दिया जाता है 3 to 5, और इन केस ऑफ जैसे गर्ल्स 6 7 8 साल भी मिल जाते हैं, बिकॉज हो सकता है मैरिज हो गई, प्रेग्नेंट हो गए, ये सब रीजन की वजह से। तो वो, और दूसरा पार्ट टाइम के अंदर मान लिया जाता है कि 3 years के अंदर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि 6 years to 8 years भी लग सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर वैसे 3 to 6 years के अंदर अंदर कोई पीएचडी कर ही लेता है, ज्यादातर तो यही होता है। एकेडमिक ईयर की बात करते हैं। एकेडमिक ईयर वो तो लंबा करेगा, कुछ कह नहीं सकते। 8 year भी चल जाता है, मेरे हिसाब से तो 6 साल के अंदर अंदर तक हो ही जाती है मैक्सिमम। सो रेगुलर वाले में भी 3 साल पूरा रेगुलर, फिर बाकी का अगर 1 साल 2 साल एक्सटेंशन ले रहे हो तो आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हम 1 साल और एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर आपके और साल बढ़ते हैं। इंडियन एकेडमिक ईयर यूजुअली रन फ्रॉम जुलाई टू मई, ज्यादातर ऐसा होता है। बाकी आजकल सभी यूनिवर्सिटीज को बोल दिया गया है कि डबल लगाओ, जैसे कि फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज निकलता है ऑड एंड इवन सेमेस्टर्स के बेसिस पे पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर प्रोफेसर्स के पास सीट है तो वहां पे भी आ सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ओपन डिफेंस टाइम पे सब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को रहना कंपलसरी होता है, वो भीड़ बनाने के लिए होता होगा। हाँ जी, कि खाली खाली ना लगे। तो गर्ल्स के लिए 3 से 8 साल का टाइम मिलता है। तो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहीं अप्लाई करते हैं या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन, आप खुद भी अपने लैंड पे भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बस उसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में लगा देते हैं। अगर लोग टाइम एक्सटेंड करते हैं पीएचडी बाद, इंप्रेशन नहीं पड़ता बैड इंप्रेशन, क्योंकि सबको पता है पीएचडी में एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है, सभी को लगता है, और ये नॉर्मल है। ठीक है, ये दूसरी पढ़ाई की तरह नहीं है कि आपको एग्जाम में फेल हुए, एग्जाम तो खत्म हो गया, कोर्स वर्क तो हो गया ना। पीएचडी थीसिस में आप एक्सटेंड ही क्यों कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, पहले क्यों नहीं दे रहे? यही रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है, या रिसर्च पेपर जो पीएचडी के लिए चाहिए जो दो, उनमें डिले हो रहा है, तो इसलिए आप रिसर्च पेपर पहले लिख दो, 3 साल में पीएचडी कर जाओ, कोई मना नहीं कर रहा।
मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रेगुलर पूरे डिलीजियसली पीएचडी करते हैं और 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी सबमिट करके चले गए। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ। सिर्फ सारी कहानी आती है रिसर्च पेपर पे। जिस चीज को आप अगर हल्के में ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, जो दो रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है या फिर थीसिस लिखने का समय नहीं मिल रहा आपको, उसी गलती की वजह से वो लेट हो रहा है। अगर वो जल्दी जल्दी कर लेते हो तो आप लेट हो गए ही नहीं, आपका जल्दी हो जाएगा। नाउ असेसमेंट एंड एग्जामिनेशंस, और ज्यादातर बच्चों का लेट इसलिए होता है रिसर्च पब्लिकेशन में क्योंकि आपको पता है बंदे रिसर्च पेपर लिखना लेट शुरू करते हैं और 2-2 साल में रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और इस वजह से लेट होता है और ये नॉर्मल होता है। ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, सबको पता है, ये होगा ही होगा। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी कर रहे हो, कितना लेट कर रहे हो। तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो आप पीएचडी करने से पहले खुद भी कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी अभी जून में होएगी, मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक करना हो तो। और तो फिर उसका भी सर्टिफिकेट आप पीएचडी के एडमिशन के टाइम पे भी दिखा सकते हो कि देखो मैंने रिसर्च पेपर लिखे हैं या फिर मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, वर्कशॉप अटेंड करी है। तो इनका भी नव क्लासेस पे जो रिसर्च मेंटरशिप का कोर्स है, बच्चे ये वाला सर्टिफिकेट भी प्रिंट करा के दिखा चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिखा चुके हैं, बीएचयू में दिखा चुके हैं। तो इसका भी सर्टिफिकेट हम देते हैं क्योंकि ये बताता है कि आपने ये चीजें सीखी है। कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप्स का मतलब क्या है कि आपने ये सब सीखा है। ठीक है, तो ये भी वैलिड है बिकॉज हम भी रजिस्टर्ड हैं। अब और क्या पूछना तुम्हें? अब बातें बहुत हो गई क्योंकि आगे टॉपिक खत्म नहीं हुए, टॉपिक आगे पढ़ने। तो असेसमेंट में फैकल्टी ओपन डिफेंस होता है, आपको समझा दिया ये सारी कहानी। नाउ यूजीसी एस्टैब्लिश पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन। यूजीसी ने अब नया सिस्टम निकाला है, एक्सीलेंस साइटेशन ऑनर टू टॉप रिसर्च वर्क। मतलब ऑल ओवर इंडिया में किसी ने अगर बहुत बेस्ट रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं या फिर पीएचडी के दौरान बहुत अच्छी वाली बेस्ट वाली पीएचडी थीसिस जिसके हैं, तो टॉप 10 पीएचडी थीसिस को चुना जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, जिसको मिलेगा पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन, पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन अवार्ड ऑल ओवर हर टाइप के यूनिवर्सिटीज में से, सारे पीएचडीज में से। मैम देखा था पीएचडी होने से पहले पब्लिश हो गया था मैम, वर्कशॉप भी सर्टिफिकेट भी दिखाया था। हाँ, तो तुम्हारा रिप्लाई में क्या क्वेश्चन है भाई? मैम रिसर्च पेपर और रिसर्च प्रपोजल सेम है? अलग है, अलग है। तभी तो रिसर्च प्रपोजल का कोर्स अलग है, रिसर्च पेपर का अलग है, और एक रिसर्च मेंटरशिप वाला जो कोर्स है उसमें रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर सब सिखाती हूँ मैं। रिसर्च प्रपोजल होता है पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले या पीएचडी स्टार्ट करने से पहले जो कोर्स वर्क के बाद होता है, जिसमें आपका टॉपिक फाइनल होता है कि हाँ बच्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पीएचडी करेगा। वो एक प्रपोजल है, प्रपोज कि इस पे हम काम करेंगे। पेपर होता है जब हम उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग, या पेपर अदरवाइज भी लिख सकते हैं, जो टॉपिक पे हम पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं। ठीक है, और उसको जर्नल्स में पब्लिश कराते हैं। रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल जर्नल में पब्लिश करा सकते हैं। तो वो पब्लिश होते हैं, वो रिटर्न में पब्लिश होते हैं। उसके अगर आप पीएचडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जितने ज्यादा रिसर्च पेपर हो उतनी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, क्योंकि उसका एपीआई स्कोर में ऐड होता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज यूजीसी टू एस्टैब्लिश पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन। समझ में आ गया? टॉप ऑल ओवर इंडिया में से जो पीएचडी थीसिस है, टॉप 10 हर साल एवरी ईयर टॉप 10 चूज किए जाएंगे और उनको एक तरीके से अवार्ड की तरह ये वो मिलेगा। एप्लीकेशन ओपन हो जाती है रिसर्च स्कॉलर्स की, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी हो आप, सबके लिए अलाउड है ये। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, इंडियन लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सबके लिए 2 थीसिस, और इन्हीं में से 2 थीसिस ऐसे चूज किए जाएंगे जो हर एक 5 स्ट्रीम से। तो ये टोटल 5 स्ट्रीम हो गई, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, इंडियन लैंग्वेज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इनमें से 2-2 थीसिस चूज किए जाएंगे, तो ऐसे टोटल बनेंगे 10। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो सब्जेक्ट ही नहीं आएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसमें बता दिए गए। तो हमारे किसी न किसी डोमेन में तो आता ही है। तो की डिटेल ऑफ एक्सीलेंस साइटेशन, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जगदीश मेमंडाला जी ने निकाला था ये 3rd यूनिवर्सिटी मीटिंग के अंदर। तो कैटेगरी बता दी, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इंडियन लैंग्वेज, कॉमर्स, इसमें से 2 स्कॉलर सिलेक्ट किए जाएंगे इसके अंदर।